हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए, मैंने आपको स्टार्ट कराया था सोर्सेज ऑफ द फाइनेंस, और उसके अंदर कुछ सोर्सेज हम कर चुके थे। और आज की वीडियो में जो हमारे रिमेनिंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखिए, हमने जो इक्विटी शेयर्स मैंने आपको करा दिया था, प्रेफरेंस शेयर्स और रिटेन अर्निंग्स। आज जो हमारे डिबेंचर है, पब्लिक डिपॉजिट है, कमर्शियल पेपर है, कमर्शियल बैंक है, ठीक है, लीज फाइनेंसिंग है, उन सबको डिस्कस करेंगे। फैक्टरिंग है, तो काफ़ी सारे सोर्सेज है जिनकी चर्चा आज भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिबेंचर्स की। तो डिबेंचर्स हमारे बेसिकली क्या है? तो एक कंपनी है वो रेज कर सकती है फंड्स थ्रू द इशू ऑफ द डिबेंचर। ठीक है, तो डिबेंचर इशू करके भी एक कंपनी क्या कर सकती है, जो फंड्स है उसको रेज कर सकती है। तो बेसिकली डिबेंचर क्या है? डिबेंचर को हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए डॉक्यूमेंट और अ सर्टिफिकेट इशूड बाय अ कंपनी अंडर इट्स सील एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ इट्स डेट होल्डर ऑफ द डिबेंचर सर्टिफिकेट कॉल्ड द डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर बेसिकली क्या है? एक ये डॉक्यूमेंट है, एक सर्टिफिकेट है जिससे हमने शेयर्स इशू किए थे। तो उसी तरह से हम इसको बोल सकते हैं एक तरह से, जो कि कंपनी की सील के अंदर एक एक्नॉलेजमेंट है कि भाई उसने डेट्स लिए है। और जो भी होल्डर होगा डिबेंचर्स का, डिबेंचर सर्टिफिकेट्स का जो होल्डर होगा, उसको हम बेसिकली क्या कहेंगे? डिबेंचर होल्डर कहेंगे। तो डिबेंचर्स को एक दूसरी तरह से हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? एक्नॉलेजमेंट दैट द कंपनी हैज बोरोड अ सर्टेन अमाउंट, कि भी ये क्या बताएगा डिबेंचर्स, कि भी हाँ, कंपनी ने कुछ अमाउंट है वो ले रखा है, बोरो कर रखा है, ऑफ अ मनी विच इट प्रोमिस टू रिपे एट अ फ्यूचर डेट। और जिसमें कंपनी प्रोमिस करती है कि भाई फ्यूचर डेट में, एक जो डेट डिफाइन होगी, उस डेट में ये जो बोरो किया है फंड, इसको हम क्या कर देंगे? रीपे कर देंगे। तो ये बेसिकली एक तरह से डिबेंचर भी हमारे क्या है? एक सोर्स है टू रेज द फाइनेंस। ठीक है, सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो फीचर्स की अगर हम बात करते हैं डिबेंचर्स के, तो ये हमारा बोरोड फंड है। इसी के साथ ही फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट की हमें पेमेंट करनी पड़ती है। सिक्योरिटी हमारी इसमें रहेगी। कंपल्सरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, कि ऐसा नहीं है कि भाई जैसे हमारे शेयर होल्डर्स है, तो जो शेयर होल्डर्स है उसको डिविडेंड ना भी मिले अगर प्रॉफिट ना हुआ हो, लेकिन जो डिवेंचर्स है उसकी तो भी कंपलसरी है, चाहे हमें प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो डिवेंचर हमारे बेसिकली क्या है? चार्ज ऑन प्रॉफिट है हमारा। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। रिडीमेबल है, ये तो हम टाइप्स की बात करेंगे भी, डिवेंचर्स भी हमारे कई तरह से टाइप्स भी आगे बात करेंगे। तो रिडीमेबल मीन्स भाई एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमने जो डिवेंचर से मनी जो बोरो की है उसको हमें वापस भी करना है। नो वोटिंग राइट्स। और इसी के साथ ही जो डिवेंचर्स होंगे उनको जो मैनेजमेंट है उसके अंदर किसी भी तरह का पार्टिसिपेट करने का या फिर जो वोटिंग राइट उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ अ ट्रस्टी, तो देखिए ये भी आप देख लीजिए। एज पर द कंपनीज एक्ट इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट अ डिबेंचर ट्रस्टी फॉर एवरी इशू। जब भी डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं तो कंपनीज एक्ट ने डिफाइन किया कि भी आपको एक ट्रस्टी होगा जो कि अपॉइंट करना पड़ेगा, डिबेंचर ट्रस्टी जिसको बोलेंगे। वेयर द डिबेंचर एंड बॉन्ड्स आर बियॉन्ड द 18 मंथ्स ऑफ द, अगर हमने जो बॉन्ड्स है या फिर डिबेंचर अगर उसको बियॉन्ड 80 मंथ्स ऑफ मेच्योरिटी के अगर हमने इशू किया, तो उस केस में एक ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी। ट्रस्टी हमारा कौन होगा? ये एक बैंक भी हो सकता है और भी कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। द ट्रस्टी इज अपॉइंटेड टू अंश्योर दैट द बोरोइंग फर्म फुलफिल इट्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। तो भी ये इसलिए ट्रस्टी है कि बीच में आ जाएगा और ये बताए, यहाँ पे थोड़ी सी श्योरिटी हो जाएगी कि भी जो फर्म है जो बोरो कर रही है वो पैसा, फिर बाद में ये अपनी जो ऑब्लिगेशन है उसको पूरा भी कर देगी। ठीक है, मीन्स पेमेंट भी इसकी कर देगी। तो अब हम बात करेंगे बेसिकली टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स की। ठीक है, तो देखिए इसी के साथ ही टाइप्स ऑफ डिवेंचर की अगर मैं बात करती हूँ तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवेंचर है। तो टाइप्स ऑफ डिवेंचर से पहले एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहूंगी, इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। पब्लिक इशू ऑफ द डिवेंचर्स रिक्वायर्ड दैट द इशू बी रेटेड बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। एक हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसकी फुल फॉर्म लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो क्रेडिट, हो सकता है कि यहाँ से पूछ ली जाए, क्रेडिट क्राइसिल क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया कि जब पब्लिक इशू होगा डिबेंचर्स का, वो रिक्वायर उसके लिए जरूरी है कि भी एक दैट द इशू बी रेटेड, जो ये हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, ठीक है, वो क्या करे कि भी वो इसको रेट करे और फिर उसके बेस पे ही फिर जो कंपनी है, जब कंपनी इशू करेगी डिबेंचर्स को, तो फिर पब्लिक है वो क्या कर सकेगी? उसको डिबेंचर्स है उसको खरीद सकेगी। ठीक है,
किस एस्पेक्ट पर यहाँ पे जो रेट किया जाएगा कि भी जो रिकॉर्ड ऑफ कंपनी चेक किया जाए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, उसका डेट सर्विसिंग कैपेसिटी क्या है, क्रेडिट वर्थीनेस क्या है। तो ये सारे के सारे फैक्टर है, ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होगी ये देखेगी, ये चेक करेगी, और फिर उसके बाद ही फिर अगर पब्लिक इशू किया जाएगा तो भी पब्लिक है वो एक कॉन्फिडेंस के साथ क्या कर सकती है, फिर जो डिबेंचर है उनको ले सकती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स की। तो मेन है ना, आप मेन यहाँ पे ना इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, क्राइसिल की क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन इंडिया लिमिटेड। अब देखिए टाइप्स ऑफ डिवेंचर की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे सिक्योर डिवेंचर है, अनसिक्योर डिवेंचर है, कन्वर्टेबल है, हमारे नॉन कन्वर्टेबल है, फर्स्ट एंड सेकंड डिवेंचर है, रजिस्टर्ड एंड द बियरर डिवेंचर है। तो ये हमारे देखिए क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सिक्योर डिवेंचर्स की। तो नाम से ही थोड़ा सा आइडिया हो रहा है ना हमें, सिक्योर्ड का मतलब क्या। तो जो सिक्योर डिवेंचर होंगे ये हमारे बेसिकली क्रिएट करेंगे चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ अ कंपनी और मोर्टगेजिंग द एसेट्स ऑफ अ कंपनी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, सिक्योर्ड का मतलब क्या है कि भाई इनके अगेंस्ट कंपनी क्या करेगी, भाई कुछ ना कुछ एसेट है, ठीक है, कुछ ना कुछ एसेट है वो एज ए चार्ज रखी गई है, तो भाई सिक्योरिटी है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर कल को अगर कंपनी लिक्विडेट हो, ऐसी पोजीशन आ जाए तो इनको पैसा अपना इजीली मिल जाएगा, क्योंकि भाई ये उस एसेट्स को, जो एसेट एज ए चार्ज इनके अगेंस्ट रखी गई है उसको बेच के ये अपना जो पैसा है उसको कवर कर लेंगे। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हम सिक्योर्ड बोलते हैं। वहीं पे अनसिक्योर्ड बोलते हैं, तो अनसिक्योर्ड डिवेंचर डू नॉट कैरी एनी चार्ज और सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, भाई इनके पास ऐसा कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। तो कन्वर्टेबल का मतलब क्या कि भी, कन्वर्टेबल का मतलब हमारा क्या कि भी ऐसे डिवेंचर जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। तो इनको हम बेसिकली एक टाइम पीरियड के बाद इन डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट कर देंगे। हम बोल सकते हैं कि भाई अभी तो ये क्रेडिटर है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा ये हमारी जो कंपनी उसके क्या बन जाएंगे, ओनर बन जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब क्या है, ऑलवेज बी अ क्रेडिटर, कि भाई ये हमेशा डिवेंचर रहेंगे, तो इनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये हमारे क्रेडिटर ही रहेंगे, ओनर हमारे नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये था हमारा कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट है फर्स्ट डिवेंचर और सेकेंड डिवेंचर। तो भाई फर्स्ट डिवेंचर का मतलब क्या, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट का मतलब रिपेड बिफोर अदर डिवेंचर। भाई इनकी जो पेमेंट होगी ना, इनको दूसरे डिवेंचर है ना उनसे पहले ही इनकी पेमेंट की जाएगी, तो इनको इसलिए क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिवेंचर, इनको बोलते हैं रिपेड बिफोर द अदर डिवेंचर। सेकंड डिवेंचर भी इसका उल्टा, कभी इनको पेमेंट मिलेगी जब पहले फर्स्ट डिवेंचर की पेमेंट कर देंगे उसके बाद इनको मिलेगी, इसलिए इनको सेकंड डिवेंचर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रजिस्टर्ड डिवेंचर। तो देखिए रजिस्टर्ड डिवेंचर हमारे वे डिवेंचर है विच आर ड्यूली रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर और द डिबेंचर होल्डर्स मेंटेन बाय अ कंपनी। एक कंपनी के अंदर जो एक डिबेंचर होल्डर्स, एक जो रजिस्टर बना जो मेंटेन करके चलती है जो कंपनी, एक रजिस्टर, तो उसके अंदर इन जो ये हमारे डिबेंचर्स है इनकी पूरी रिकॉर्डिंग है, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं रजिस्टर्ड। दीज कैन बी ट्रांसफर्म्ड ओनली थ्रू द रेगुलर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ट्रांसफर। ठीक है, तो भाई जो हमारे ये जो हमारे क्या है डिवेंचर है, इनको हम ट्रांसफर्ड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर्ड कर सकते हैं, ये स्पेलिंग ठीक कर लेना इसको, ट्रांसफर्ड, ठीक है, ट्रांसफर्ड कर सकते हैं ओनली थ्रू अ रेगुलर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ट्रांसफर, कि भी जो एक रेगुलर वे होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। वहीं पे हम बात करेंगे बियरर ट्रांसफर की, सॉरी बियरर हमारे जो डिवेंचर है इनकी। तो डिवेंचर विच आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी, बस भाई हमने ऐसे ही डिलीवरी करके ऐसे ही इनको ट्रांसफर कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बियरर हमारे शेयर होल्ड डिवेंचर्स। ठीक है, डिवेंचर्स, और यहाँ पे एक प्रोसीजर होगा और इसी के साथ ही भी रजिस्टर में नेम होगा, रजिस्टर्ड है ये, तो उसके बेस पे ही हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली होगी हमारी यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स की, और इसी के साथ ही इसमें एक रिडीमेबल और इरिमीडेबल भी हमारा, ठीक है, वो भी वही है, वो मैंने आपको बता दिया शायद, ठीक है, नहीं तो सुन लीजिए। एक हमारा है रिडीमेबल और इरिडीमेबल डिवेंचर्स, तो वही रिडीमेबल हमारा कौन सा होगा भाई, एक टाइम पीरियड के बाद हम उसको क्या कर देंगे, रिडीम कर देंगे। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, रिडीम कर देंगे भाई, जैसे 10 साल या 5 साल बाद इतने साल के लिए लिया है इसकी पेमेंट कर देंगे। और इरिडीमेबल का मतलब क्या है कि भाई इसकी हम पेमेंट नहीं करेंगे लाइफ टाइम ऑफ अ बिजनेस, तो ये एक टाइप हमारी ये हो जाएगी। अब उसके बाद हमारा
नेक्स्ट है यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है ये भी आप देख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर एंड शेयर्स। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे नेचर्स की। तो ये शेयर्स हमारे क्या ओनर्स फंड है और डिवेंचर हमारे क्या भी हमने बाहर से फंड ले रखा है। ये अपना पैसा है, ये पराया पैसा है। शेयर अपना पैसा है और डिवेंचर बाहर वालों का पराया पैसा। स्टेटस की बात करें तो शेयर हमारे क्या, शेयर होल्डर्स हमारे क्या होंगे, ओनर्स होंगे कंपनी के, और डिवेंचर होल्डर हमारे बेसिकली क्या होंगे, क्रेडिटर होंगे कंपनी के। वहीं पे राइट ऑफ रिटर्न की बात करें तो नो राइट ऑफ गेट रेगुलर रिटर्न शेयर्स को नहीं मिलती, लेकिन इनको एक रेगुलर रिटर्न मिलेगी, एक फिक्स रेट पे इनको रिटर्न मिलेगी, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो। वोटिंग राइट की बात करें तो शेयर्स के पास वोटिंग राइट है, डिवेंचर के पास नहीं है। कंट्रोल की बात करें तो शेयर होल्डर्स के पास कंट्रोल है और डिवेंचर्स के पास नहीं है। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की एसेट्स एज ए सिक्योरिटी नहीं रखी जाती, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी हम देखने को मिल सकती है जब हमारे है सिक्योर डिवेंचर होंगे। रिडम्पशन की बात करें तो सिर्फ हमारा जब वाइंडिंग अप होगा तभी इनका रिडम्पशन होगा। और यहाँ पे डिवेंचर की बात करें तो भाई जो भी एक फिक्स पीरियड रहेगा, जैसे ही वह फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम एक्सपायर होगा तो हम इनको क्या कर देंगे, रिडीम कर देंगे। और इसी के साथ ये डिपेंड करेगा कि भी हमारे रिडीमेबल डिवेंचर है या फिर इरिडीमेबल डिवेंचर है। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर एंड शेयर्स। तो नेक्स्ट हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो कई बार जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, लोन लेगी फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके बेसिकली क्या है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी ऐसे इंस्टीट्यूशन जो बेसिकली फाइनेंस से प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड रहेंगे। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। तो बेसिकली ये इंस्टीट्यूशन है, इनको किसने इस्टेब्लिश किया हुआ, गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर इस्टेब्लिश कर रखा है या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेसिकली क्या करते हैं, प्रोवाइड द फाइनेंशियल हेल्प टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं। और ये बेसिकली प्रोवाइड करते हैं बोथ दोनों ही तरह की, ओन कैपिटल भी और लोन कैपिटल भी, फॉर लॉन्ग टर्म भी और मीडियम टर्म भी। ये क्या करेंगे, जो कैपिटल होगी, जो फाइनेंस होगा उसको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इसी के साथ ही ये हमारे क्या, ये जो इंस्टीट्यूशन है ये बेसिकली इनका एम क्या है, प्रमोट करना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। एक कंट्री के जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको भी ये क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो इसलिए इनको डेवलपमेंट बैंक भी बोला जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका एम क्या है, एट प्रमोटिंग द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। दैट्स वाई दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो नोन एज डेवलपमेंट बैंक्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, इसी के साथ ही देखिए ये फाइनेंशियल असिस्टेंट तो प्रोवाइड कराएंगे और उसी के साथ ही मार्केट सर्वे भी ये करेंगे जो हमारे ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर डेवलपमेंट बैंक होंगे। और इसी के साथ ये कोई भी टेक्निकल असिस्टेंस है वो भी प्रोवाइड कराएंगे, मैनेजरियल सर्विस भी ये देंगे। ठीक है, तो और इसी के साथ ही भी ये लार्ज जो लॉन्ग टाइम के लिए तो फंड हमें दे ही देंगे। ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए भी हमें दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे बात की थी लॉन्ग और मीडियम टर्म। और इसी के साथ ही जो ये सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो हम सोर्स ऑफ फाइनेंस लेते हैं, तो ये बेसिकली कंसिडर किया जाता है सूटेबल फॉर व्हेन द लार्ज फंड्स फॉर द लार्ज ड्यूरेशन आर रिक्वायर्ड। जब हमें एक्सपेंशन के लिए, रीऑर्गेनाइजेशन अगर हम कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन अगर हम कर रहे हैं किसी भी एंटरप्राइज का, अगर उस टाइम हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और ये हमें, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, मैनेजरियल सर्विस और टेक्निकल असिस्टेंस भी हमें प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल की अगर मैं बात करती हूँ तो जैसे हमारा है IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसी के साथ ही हमारा फिर ICICI, ठीक है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर हमारा IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। फिर LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है हमारा। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे आ जाएंगे, और भी बहुत सारे हैं। तो ये कुछ है जो इम्पोर्टेंट है। UTI है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। इसी के साथ ही हमारा एक SFC है, स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे काफ़ी सारे हैं जो कि हमारे क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो अब ये जो हमारे डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो थोड़ी सी चर्चा इन पर भी कर लेते हैं, थोड़े से डिटेल में, इनकी फुल फॉर्म, इनकी इस्टेब्लिशमेंट। तो अभी बात करते हैं कुछ स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। ठीक है, तो जहाँ से जो कंपनी है, बिजनेस है, वो फाइनेंस रेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि भी ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, ये आपका इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1 जुलाई को
और 1948 को, ठीक है, डेट आपको याद रखनी है। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था एज अ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन अंडर द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1948। जो आपका IFCI एक्ट था जो इसके अंदर एज अ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ये बेसिकली आपका जो IFCI वाज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया सेटअप टू प्रोपल द इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द इंडस्ट्री, ठीक है। तो बेसिकली पहला आपका ये फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था इंडिया का जो सेटअप किया गया था इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है उसके डेवलपमेंट के लिए। फिर यहाँ पे बेसिकली इसके जो आपका IFCI था इसके अंदर जो फंड्स को रेज करते थे वो डायरेक्टली कैपिटल मार्केट के थ्रू उसको रेज किया जाता था। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसका जो FCI कॉन्स्टिट्यूट आपका हुआ था तो इसको फिर चेंज कर दिया गया फ्रॉम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन टू इसको कंपनी के अंदर अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 था पहले आपका कंपनीज एक्ट, और अभी आपका कंपनीज एक्ट 2013। तो फिर ये स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन से एक कंपनी इसको बना दिया गया और इसका नेम फिर रख दिया गया, इसका नेम चेंज करके रख दिया गया IFCI लिमिटेड। कब? अक्टूबर 1999 में, ठीक है। और अभी करंटली ये आपका एज अ कंपनी लिस्टेड है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और आपका NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से इसकी जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की अगर बात करते हैं तो भाई ये फाइनेंस IFCI है ये कहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड कराता है, जब भी एयरपोर्ट्स की बात होगी, रोड्स की, टेलीकॉम, पावर, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या इस तरह की जो इंडस्ट्री है तो वहाँ पे जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हेल्प ले सकते हैं, यहाँ से फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं। इसी के साथ ही फिर नेक्स्ट हमारा इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड द इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ द इंडिया ICICI। तो ये इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो ये आपका फॉर्म्ड हुआ था इन 1955 में एट द इनिशिएटिव ऑफ द वर्ल्ड बैंक के इनिशिएटिव से इसकी फॉर्मेशन हुई थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री की ओर से भी, इंडियन इंडस्ट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो जो वर्ल्ड बैंक है उसके इनिशिएटिव से फॉर्मेशन हुई थी 1955 में, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव हमारा ICI का वाज क्या था, वॉज टू क्रिएट अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग द मीडियम टर्म एंड द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग टू इंडियन बिजनेस, ठीक है। तो इंडियन बिजनेस है जो उनको जो भी कोई भी प्रोजेक्ट है ऐसा जहाँ पे उनको एक लंबे टाइम के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है तो लॉन्ग टर्म भी और आपका मीडियम टर्म फाइनेंस ये प्रोवाइड आपका कराता था, ठीक है। इसी के साथ ही फिर इस जो आपका ICI है इस कॉरपोरेशन की बात करते हैं तो भाई ये द कॉरपोरेशन हैज ऑल्सो एनकरेज टू पार्टिसिपेशन ऑफ द फॉरेन कैपिटल इन द कंट्री को भी ये प्रमोट करता है। तो थोड़ा सा ना यहाँ पे इनका जो फुल फॉर्म है और इसी के साथ ही भी कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था ये याद रख लेना, ठीक है। तो देखिए फिर नेक्स्ट हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1964 एज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में ही इसको ये जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1964 के अंदर इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी और केम इनटू बिगिन। ये फिर ये डेट वगैरह गिवन आप, ठीक है, बुक में पूरा डिटेल में गिवन है तो बुक में से आप लोग देख लेना। और इसी के साथ ही जो हमारा नेक्स्ट हमारा जो इंस्टीट्यूशन है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1964 अंडर द UTI एक्ट 1963। और फिर हमारा है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और ये सेटअप हुआ था 1956 में अंडर द LIC एक्ट था जो हमारा 1956 के अंदर आफ्टर नेशनलाइजिंग द 245 एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी को नेशनलाइजेशन करने के बाद इसकी एग्जिस्टेंस इसका सेटअप किया था लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का। और ये मोबिलाइज करता है कम्युनिटी सेविंग्स को इन द फॉर्म ऑफ द इंश्योरेंस। हम सभी को पता है कि जब हम इंश्योरेंस कराते हैं तो सबसे पहले नाम LIC का ही आएगा। ये पब्लिक को भी एज वेल एज प्राइवेट दोनों को ही क्या करता है, जो फंड्स है उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसकी हमने बात की। और अभी हम बात करेंगे तो देखिए नेक्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारा कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक का मतलब क्या, बैंक प्रोवाइड द शॉर्ट एंड द मीडियम टर्म लोन टू द फर्म ऑफ ऑल साइजेस। सभी साइजेस की फर्म को चाहे शॉर्ट टर्म उनको रिक्वायरमेंट है या फिर लॉन्ग मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट है तो आप बैंक से क्या कर सकते हो, जो लोन है उसको ले सकते हो। तो बेसिकली कमर्शियल बैंक लोन देते हैं, एडवांस देते हैं बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग बिल एटसेट्रा, ठीक है। द लोन इज रिपेड इधर इन द लंप सम और भी लोन आप कैसे भी पेमेंट कर सकते हो, एक साथ करना चाहो तो उसमें पेमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट करना चाहो तो आप पेमेंट कर सकते हो। द बोरोवर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द सम सिक्योरिटी और क्रिएट अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द फर्म बिफोर अ लोन इज स्नेच्ड बाय द कमर्शियल बैंक। तो भाई कमर्शियल बैंक से अगर आप लोन लोगे तो उस केस में फिर आपको एज ए सिक्योरिटी भी कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा बोरोवर को, तो तभी आपको क्या मिलेगा, लोन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे फिर ये आपके कुछ मेरिट्स गिवन है और इसी के साथ ही
आपके कुछ डिमेरिट्स गिवन है किसकी, कमर्शियल बैंक की, ठीक है। उसके बाद फिर अब हम बात करेंगे जो नेक्स्ट होगा हमारा पब्लिक डिपॉजिट पर हम बात करेंगे। और उसी से पहले छोटा सा डिफरेंस अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, डिफरेंस बिटवीन द कमर्शियल बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो कमर्शियल बैंक हमारे क्या, बैंक आर टाइप ऑफ द फाइनेंशियल। तो बेसिकली जो कमर्शियल बैंक है एक तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की टाइप हम इसको बोल सकते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो इसके अंदर हमारी बहुत सारी टाइप्स आ जाएगी, जिसमें से एक बैंक्स हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगी, हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो जाएगी, पेंशन फंड है, म्यूचुअल फंड है, ये सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आ जाएंगे। वहीं पे फंक्शन की बात करती हूँ तो भाई इसके अंदर जो हम ये बैंक क्या करता है, डिपॉजिट से उसको एक्सेप्ट करता है और मनी लेंड करता है। और इसी के साथ ही बैंक से जनरली प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन। वहीं पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस है पब्लिक डिपॉजिट। तो देखिए पब्लिक डिपॉजिट की अगर मैं बात करती हूँ तो डिपॉजिट रेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक। तो जब ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, डायरेक्टली पब्लिक से डिपॉजिट लेती है, पब्लिक से पैसा लेती है, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं। और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड की जाती है पब्लिक डिपॉजिट पर, वो यूजुअली हायर रहती है किससे, जो बैंक। देखिए पब्लिक के पास दो ऑप्शन है, पब्लिक के पास दो ऑप्शन क्या है, या तो पब्लिक क्या कर सकती है, बैंक में जमा करा सकती है, ठीक है, या फिर जो कंपनी है वो पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू जो पब्लिक का पैसा है वो कंपनी में भी दे सकती है, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट रेट रहेगी यहाँ पे आपकी इंटरेस्ट रेट हाई रहेगी पब्लिक डिपॉजिट के केस में, और बैंक में जो रेट है वो लो मिलेगी। हाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि भी बैंक में सिक्योरिटी ज़्यादा रहेगी, चांसेस फ्रॉड होने के कम रहेंगे। और कंपनी के केस में जो कंपनी ऐसी है जिसकी रेपुटेशन ज़्यादा, वही पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसा रेज कर सकती है। अगर कोई न्यूली कंपनी होगी, ठीक है, अभी अभी नई कंपनी एग्जिस्टेंस में आई, अगर वो पब्लिक डिपॉजिट से मनी रेज करना चाहेगी तो उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि नई कंपनी में अगर पब्लिक अपना पैसा ऐसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगी, क्योंकि भी सबको डर लगता है, हो सकता है कि भी ये कंपनी हमारा पैसा लेके न भाग जाए, ठीक है। तो इस केस में थोड़ा सा ये यहाँ पे डीमेरिट्स आपका हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया, पब्लिक डिपॉजिट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी वो आपको हाई देखने को मिलेगी। इसी तरह से एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन डिपॉजिटिंग मनी इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डू सो बाय फिलिंग अप अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। तो भाई अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड है, वो चाहता है अपना पैसा डिपॉजिट कराने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो सिंपली एक फॉर्म है, जो भी प्रोसीजर रहेगा पब्लिक डिपॉजिट का, तो उसमें एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होगा, उसको फिलअप करना है और वह फिल करके वह अपने जो मनी है उसको डिपॉजिट करा सकता है, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन इन रिटर्न इशू अ डिपॉजिट रिसीट। यहाँ पे इसके बदले में जो कंपनी है एक डिपॉजिट रिसीट है वो इशू करेगी एज एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट, कि हाँ भाई इस ऐसे से इस पर्सन ने हमारे बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मनी है उसको डिपॉजिट कराया, एज अ डेट हमने इससे क्या लिया, पैसा लिया है, ठीक है। ऑफर हायर रेट ऑफ द इंटरेस्ट एज कम्पेयर टू बैंक डिपॉजिट, ये मैंने आपको बता दिया। बेनिफिशियल टू द फर्म एज वेल एज द इन्वेस्टर। तो दोनों को बेनिफिट होगा। दोनों को बेनिफिट क्यों हुआ, क्योंकि जो इन्वेस्टर होगा उसको अगर वो बैंक में जमा कराता है तो उसको इंटरेस्ट ऑफ रेट कम मिलती है, और वहीं पे ऑर्गेनाइजेशन को क्यों फायदा हुआ, अगर ऑर्गेनाइजेशन सेम पैसे को बैंक से एज ए लोन लेती तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता बैंक को। तो बैंक के कंपेयर में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको पब्लिक को तो कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन पब्लिक को बैंक के कंपेयर में ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ ही यहाँ पे पब्लिक डिपॉजिट आपके दोनों तरह के हो सकते हैं, मीडियम और द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट दोनों ही आपके पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसी के साथ ही यहाँ पे जो रेगुलेटेड की जाती है आपकी जो पब्लिक कंपनी है, जो एक्सेप्टेंस होगी पब्लिक डिपॉजिट की, इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये याद रखना। तो टाइम पीरियड की अगर यहाँ पे फिर भी आप एक टाइम लेके चलना चाहो, कंपनी जनरली इनवाइट द पब्लिक डिपॉजिट फॉर द पीरियड अप टू 3 ईयर्स से, ठीक है। तो यहाँ पे 6 मंथ से लेकर 3 ईयर्स तक के लिए जो कंपनी है वो क्या कर सकती है, पब्लिक डिपॉजिट से इनवाइट कर सकती है पब्लिक से, ठीक है। 3 मंथ्स टू ये टाइम पीरियड इसका हो जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट होगा हमारा, यहाँ पे कुछ फीचर्स वगैरह गिवन है, आप चाहो तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके रीड आउट कर सकते हो। ये फीचर्स है पब्लिक डिपॉजिट के। फिर इसी के साथ ही कुछ मेरिट्स गिवन है, और फिर मेरिट्स के बाद आपकी ये कुछ भी डीमेरिट्स मेरिट्स ये तो सब चलती है, ठीक है, ये आप लोगों की गिवन है। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर, ठीक है। लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक मैंने आपको करा दिया है। उसके बाद अब हम करेंगे कमर्शियल पेपर। तो देखिए कमर्शियल पेपर हमारे क्या है, कमर्शियल पेपर एक तरह का हमारा क्या है, एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, इशूड बाय अ कंपनी या बाय अ फर्म टू रेज फंड फॉर अ शॉर्ट पीरियड, ठीक है। तो बेसिकली
कमर्शियल पेपर हमारे क्या हुआ, एक अनसिक्योर्ड है भाई इसके अंदर, और कंपनी फंड्स रेज करने के लिए इस नोट को इशू करती है, और जनरली ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए आपका इशू किया जाता है। तो यहाँ पे शॉर्ट पीरियड की बात करती हूँ, कम टाइम की बात करती हूँ, तो जनरली जो टाइम पीरियड रहेगा ये रहेगा इसका फ्रॉम 92, तो ये टाइम पीरियड याद रख लेना, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कमर्शियल पेपर है उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है। तो 90 डेज टू 364 डेज के लिए कमर्शियल पेपर है उसको इशू किया जाता है। और मिनिमम पीरियड की अगर यहाँ पे बात करें, मिनिमम पीरियड इज 7 डेज एंड मैक्सिमम है यहाँ पे 1 ईयर। ये मैं यहाँ पे आपको लिख ही देती हूँ। यहाँ पे अगर मिनिमम पीरियड की बात करें तो मिनिमम है आपका 7 डेज, और बिल्कुल मैक्सिमम की अगर बात करें तो मैक्सिमम है आपका फिर 1 ईयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे एक टाइम पीरियड कमर्शियल पेपर के लिए। इसी के साथ ही इश्यूड बाय वन कंपनी टू अदर फर्म, वन फर्म टू अदर फर्म, बिजनेस फर्म, एक कंपनी दूसरी कंपनी पे, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी है, बैंक पे, ये आपस में सब क्या कर सकते हैं, इसको इश्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही जो अमाउंट यहाँ पे जो कमर्शियल पेपर्स के थ्रू जो हमारा अमाउंट रहता है वो जनरली बहुत ही ज़्यादा वेरी हाई अमाउंट हम यहाँ पे रेज करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे बात करूँ तो टोटल ये हमारा अनसिक्योर्ड है, और इसी के साथ ही भी अनसिक्योर्ड है, तो इस वजह से फर्म्स हैविंग गुड क्रेडिट रेटिंग, जिस फर्म की रेटिंग अच्छी होगी वही क्या कर सकती है, कमर्शियल पेपर को इशू कर सकती है। और रेगुलेशन की अगर बात करते हैं तो इट्स रेगुलेशन कम अंडर आरबीआई, तो आरबीआई इसको भी क्या करेगा, आरबीआई ही इसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। ठीक है, फिर ये यहाँ पे नीचे फीचर्स गिवन है, तो सेम मीनिंग आपको पता है, तो फीचर्स तो है अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, प्रोविजनरी नोट है या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और फ्रीली हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है वह हमारा लीज फाइनेंसिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है, लीज फाइनेंसिंग। तो अ लीज is a contractual agreement whereby one party, that is the owner of a assets, grants the other party the right to use the asset in a return for a periodic payment। तो लीज फाइनेंसिंग बेसिकली यहाँ हमारी क्या है, ये एक आपका कॉन्ट्रैक्ट है या फिर एग्रीमेंट है जहाँ पे एक पार्टी क्या करती है, या बेसिकली जो ओनर होगा एसेट का वो दूसरी पार्टी को अपनी एसेट देगी। ठीक है, कि हाँ भी आप जो ये मेरी एसेट है उसको यूज कीजिए, राइट टू यूज़ द एसेट्स भी उसको राइट दे दिया है एसेट को यूज करने का, लेकिन इसके बदले उसको एक पीरियोडिक पेमेंट करनी पड़ेगी इन द रिटर्न फॉर। ठीक है, भी रिटर्न में भी उसने अपनी एक एसेट दे दी उसको, उसके पास एक मशीन थी वो दे दी, एक आदमी ने अपनी मशीन दे दी। ठीक है, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में आप समझिए, एक आदमी है उसके पास एक मशीन थी, उसने एक दूसरे आदमी को वो मशीन दे दी। ऐसे ना थोड़ी ना कोई मशीन दे देगा, तो मशीन बेसिकली क्या हुई, एसेट हुई। तो जो ओनर होगा एसेट्स का, अब उसने ग्रांट द अदर पार्टी, उसको राइट दे दिया कि भाई तू मेरी एसेट यूज कर ले, लेकिन इसके बदले तुझे मुझे हर महीने वो फिक्स कर लेंगे भाई, हर महीने तुझे मुझे 5,000 रुपये देने हैं, 10,000 रुपये देने हैं। तो ये बेसिकली हमारे क्या कहलाएगा, लीज फाइनेंसिंग कहलाएगा। ठीक है, तो जो ओनर होगा एसेट का उसको हम क्या बोलते हैं, लेसर हम उसको बोलते हैं। और व्हाइल द पार्टी यूज द, और जो इसको यूज करेगा, जो एसेट को यूज करेगा जो अदर पार्टी होगा उसको लेसी या फिर हायरर हम बोलते हैं, ये याद रख लेना। द लेसी पे अ फिक्स्ड पीरियोडिक अमाउंट, तो भाई ठीक है भाई जो यूज करेगा एसेट को वो एक पीरियोडिक भाई जैसे भी हर महीने 6 महीने में जो भी टाइम रहेगा उसमें अमाउंट है उसको पेमेंट करेगा। कॉल्ड द लीज रेंटल टू द लेसर फॉर अ यूज होगा, तो भाई उस अमाउंट को हम क्या कहेंगे, लीज रेंटल, की भी वो रेंट देगा लीज पे उसने जो हमारी फाइनेंस जो हमारी एसेट ली है, जो एसेट वो यूज करेगा उसके बदले भाई उसको कुछ पैसा देना पड़ेगा। द टर्म्स एंड द कंडीशन आर गिवन इन द लीज कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसके अंदर सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन रहेगी। एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड द एसेट गोज बैक टू द लेजर, भाई जैसे 5 साल के लिए उसने एसेट ले ली है। ठीक है, किसने एसेट ले ली है, जो लेसी है, हायरर है, उसने 5 साल के लिए एसेट ले ली, वो भी 5 साल तक यूज करेगा, और 5 साल के बाद जो लेसर होगा उसकी जो एसेट है उसको वापस कर देगा। इसलिए यहाँ पे लास्ट में लिखा है एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड द एसेट गोज बैक टू द लेसर। ठीक है, लेजर या लेसर क्या। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है इसके अंदर ये फिर यहाँ पे आपका मेरिट गिवन है कि भाई क्या मेरिट होगी हमारी लीज फाइनेंसिंग की। लोअर इन्वेस्टमेंट रहेगी, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है, नो डाइल्यूशन ऑफ द ओनरशिप, भाई वो ओनरशिप तो उसी की रहेगी, रिस्क ऑफ ऑब्सोलेसेंस, इसी के साथ ही आपका डीमेरिट्स है, फिर आप यहाँ पे डीमेरिट्स देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है हमारा फैक्टरिंग। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे फैक्टरिंग हमारा क्या है। तो देखिए, तो फैक्टरिंग की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो फैक्टरिंग भी हमारा एक फाइनेंसिंग मेथड है। बेसिकली फैक्टरिंग भी एक हमारी फाइनेंशियल सर्विस है जिसके अंदर फैक्टर है वो रेंडर करेगा वेरियस सर्विसेज
जिसके अंदर हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज होंगी, जिसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, कलेक्शन ऑफ द क्लाइंट्स डेट। तो एक बार देखिए तब आपको चीज़ समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अ फाइनेंशियल मेथड इन विच अ बिजनेस ओनर सेल द अकाउंट्स रिसीवेबल एट अ डिस्काउंट टू अ थर्ड पार्टी फंडिंग सोर्स टू रेज द कैपिटल। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि भाई फैक्टरिंग बेसिकली हमारा क्या है, एक फाइनेंसिंग मेथड है जिसके अंदर जो हमारा बिजनेस इन विच अ बिजनेस ओनर है वो सेल करता है अकाउंट्स रिसीवेबल एट अ डिस्काउंट पर टू अ थर्ड पार्टी, और वहाँ पे उसको फिर क्या मिलेगा, जो सोर्स हो रहेगा या जो कैपिटल है उसको रेज करेगा। इससे ज़्यादा आप थोड़ा सा और नीचे जाइए जब आपको समझ में आएगा। फैक्टरिंग बेसिकली क्या है, एक फाइनेंशियल सर्विसेज है अंडर विच द फैक्टर रेंडर्स द वेरियस। तो फैक्टरिंग क्या है, एक फाइनेंशियल सर्विस है। इसमें क्या हुआ, एक फैक्टर होगा, फैक्टर का मतलब यहाँ पे एक पर्सन होगा जो वेरियस सर्विसेज है जो रेंडर करेगा। वे सर्विसेज हमारी कौन कौन सी है, विच इंक्लूड्स, तो उसके अंदर आएगा जैसे डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल विद और विदाउट द रिकॉर्ड्स एंड कलेक्शन ऑफ द क्लाइंट्स डेट्स। तो यहाँ पे क्या कि भाई एक जो ओनर है उसने सेल किया, सेल करके फिर भी उसने बीआर उसके पास आ गया, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल। अब वो क्या करेगा, एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट करेगा और बोलेगा ये पकड़, ये रहे बीआर, और भी अब ये तेरा काम है इसको कलेक्ट करके देने का, ठीक है। तो इसी को हम बेसिकली क्या कहेंगे, इसी को फैक्टरिंग कहेंगे। और यहाँ पे यही बेसिकली बोला, ओनर सेल द अकाउंट्स रिसीवेबल, जो उसका अकाउंट्स रिसीवेबल है बीआर है उसने उसको सेल कर दिया एट अ डिस्काउंट पर, टू थर्ड पार्टी को दे दिया। मीन्स यहाँ पे दो केस होंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कई बार तो क्या होगा, वो सिर्फ बीआर दे देगा और भी उसको बोलेगा भी मेरा पैसा कलेक्ट करके दे देना। और कई बार हमारे क्या हो सकता है कि भी वो उसको बीआर सेल कर देगा और बोलेगा आगे का तेरा काम है इसको कलेक्ट करने का। तो बेसिकली फैक्टरिंग उम्मीद करती हूँ समझ में आ चुका है। थोड़ा सा शॉर्ट में फिर से बताना चाहूँगी कि भाई फैक्टरिंग का मतलब क्या है कि भाई आपने जो है गुड्स है, गुड्स आपने सेल किया, ठीक है, आपने गुड्स को सेल किया क्रेडिट में, आपको क्या मिल गया, बीआर मिल गया। तो आपके पास दो ऑप्शन है, अभी आपने बीआर है क्या कर दिया, बीआर आपने किसी एक थर्ड पार्टी को दे दिया और उसने आपको पैसे दे दिए बीआर के, ठीक है। या फिर हो सकता है कि भी आपने बस जस्ट उसको बीआर दे दिया और उसको बोल दिया कि भी आप जाके इसको जो ये पैसा है कलेक्ट कर लेना। तो ये दो मेथड है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो पहले आप ये मेथड ही देख लीजिए फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मेथड्स की बात करती हूँ, अगर मैं मेथड्स ऑफ फैक्टरिंग की तो दो मेथड है, रिकोर्स और नॉन रिकोर्स से। तो रिकोर्स के अंदर बेसिकली क्या होगा, द क्लाइंट इज नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ द बैड डेट। जो क्लाइंट है उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा इन रिस्क ऑफ द जो बैड डेट का रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो बीआर अगर उसको दे दिया, ठीक है, या भी किसी थर्ड पार्टी से पैसा लेना है, बीआर भी नहीं है, तो भी यहाँ पे वो क्या करेगा, भी जो फैक्टर होगा वो बोलेगा हाँ मैं तेरा पैसा है ना आपको जो रिकवर करा के दे दूंगा। लेकिन अगर रिकवर नहीं हुआ तो फिर भी बैड डेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फैक्टर अज्यूम द एंटायर क्रेडिट रिस्क। तो यहाँ पे फैक्टर क्या बोलेगा कि आपका जितना भी पैसा मैं आपको दूंगा, और यहाँ पे बेसिकली वो डिस्काउंट पे देगा। डिस्काउंट का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे अगर बीआर है वो 10,000 का है तो फैक्टर उसको 8,000 रुपये दे देगा, ठीक है। और बस वो उसको जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो बिजनेस होगी, उसको 8,000 रुपये मिल जाएंगे। और अब ये फैक्टर की जिम्मेवारी है कि भाई वो जो पूरे 10,000 है वो जो उस पार्टी से लेने उससे लेगा। अगर उसने दे दिया तो ठीक है, नहीं तो सारा का सारा रिस्क किसका रहेगा, फैक्टर का रहेगा। तो इस तरह से ये होता है हमारा बेसिकली फैक्टरिंग। तो देर आर द टू मेथड्स ऑफ द फैक्टरिंग, रिकोर्स और द नॉन रिकोर्स। इन रिकोर्स फैक्टरिंग तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, द क्लाइंट इज नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ द बैड डेट, बट इन नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग द फुल अमाउंट ऑफ इनवॉइस इज पेड टू द क्लाइंट। क्लाइंट को सारा का सारा अमाउंट दे दिया जाएगा इन द इवेंट ऑफ द डेट बिकमिंग बैड। अगर बैड होंगे तो सारा का सारा जो रिस्क है वो फैक्टर का ही रहेगा। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली क्या करती है, ये सर्विस प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो वो हमारी कौन कौन सी है, यहाँ पे एग्जांपल है एसबीआई फैक्टर्स एंड द कमर्शियल सर्विस लिमिटेड, कैनरा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, फॉरमोस्ट फैक्टर लिमिटेड है। तो ये काफ़ी सारी कंपनीज है या ये इंस्टीट्यूशन है जो आपको जो फैक्टरिंग सर्विस है वो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो ये था फैक्टरिंग। इसी के साथ ही एक हमारी छोटी सी टर्म्स है जो कि हमारा ट्रेड क्रेडिट, उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए ट्रेड क्रेडिट बेसिकली क्या है, ट्रेड क्रेडिट मीन्स द परचेज ऑफ द गुड्स विदाउट द इमीडिएट पेमेंट, ठीक है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप सामान खरीदने गए, गुड्स खरीदने गए, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपने क्रेडिट में एक तरह से आपको पैसा मिल गया, आपको सामान मिल गया, तो उसी को हम ट्रेड क्रेडिट कहेंगे। तो क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय द वन फर्म टू द अनदर, तो एक फर्म दूसरी फर्म को प्रोवाइड करेगी। द वॉल्यूम एंड द पीरियड ऑफ द क्रेडिट एक्सटेंडेड डिपेंड्स ऑन द फैक्टर लाइक द रेपुटेशन ऑफ द परचेजिंग फर्म, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द सेलर। तो भाई वो कितना टाइम आपको मिलेगा,
तो वो डिपेंड करेगा कि भाई आपकी जो फर्म है उस पर डिपेंड करेगा कि भाई आपकी रेपुटेशन कितनी है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, तो ये सब इसके अंदर आ जाएगा। तो बेसिकली इसके अंदर आपका यही है। तो ट्रेड क्रेडिट हम एक तरह से बोल सकते हैं परचेज ऑफ द गुड्स विदाउट द इमीडिएट पेमेंट, आपको साथ के साथ पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, तो ट्रेड क्रेडिट इज द क्रेडिट है एक्सटेंडेड बाय द वन ट्रेडर टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ द गुड्स और द सर्विसेज। तो यहाँ पे जो ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज़ है, तो बस ये मैंने आपको बता दिया, यही है। तो ये थे हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इसी के साथ ही अब हमारे कुछ इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। तो देखिए इंटरनेशनल फाइनेंसिंग बेसिकली क्या कि भी जब इंटरनेशनली लेवल पर जाके जब हम फाइनेंस अरेंज करते हैं विद द ओपनिंग अप ऑफ एन इकोनॉमी एंड द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिकमिंग ग्लोबल, इंडियन कंपनीज हैव एन एक्सेस टू द फंड्स इन द ग्लोबल कैपिटल मार्केट। भी जब से हमारा ग्लोबलाइजेशन एक तरह से हुआ है, ग्लोबली जब से हमने ऑपरेट करना सीखा है, तो अब जो इंडियन कंपनीज है उनके पास इतनी एक्सेस है कि भी वो जो फंड्स है वो ग्लोबल मार्केट, कैपिटल मार्केट में जाके भी क्या कर सकती है, रेज कर सकती है। तो देखिए जो इंटरनेशनल आपकी फाइनेंसिंग, तो इंटरनेशनल आपकी जो फाइनेंसिंग है वो कमर्शियल बैंक भी, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो बैंक है वहाँ से भी आप रेज कर सकते हो। इंटरनेशनल एजेंसी जो कुछ डेवलपमेंट बैंक है वहाँ से भी रेज कर सकते हो। इसी के साथ ही जो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट है वहाँ से भी हम सोर्स, ये भी हमारा बेसिकली क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड्स को रेज करने का। तो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट की बात करूंगी तो इसके अंदर हम बात करेंगे जीडीआर की, जो कि हमारा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट से, आईडीआर इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट से, और इसी के साथ ही हमारा एफसीसीबीज फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ठीक है, तो अब इनकी हम चर्चा करते हैं यहाँ पे, ये बेसिकली हमारे क्या है। तो इसी के साथ ही यहाँ पे एक मैं आपको बताऊंगी जीडीआर, पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम अच्छे से। उसके बाद फिर ये आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा हमारा एडीआर क्या है और हमारा ये आईडीआर क्या है। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं, और इसी के साथ ही थोड़े से इसके ऊपर बात करेंगे हम जो हमारा फॉरेन करेंसी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जीडीआर की। तो देखिए जीडीआर हमारा क्या है, तो मैं आपको यहाँ पे ही बता देती हूँ जीडीआर के बारे में। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया ना, कमर्शियल बैंक है, इंटरनेशनल बैंक है, इनके बारे में थोड़ा सा, और फिर हम इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। तो देखिए कमर्शियल बैंक ऑफ ए फॉरेन नेशन, तो कमर्शियल बैंक ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सटेंड फॉरेन करेंसी लोन फॉर द बिजनेस पर्पज। तो भी अब तो आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके जो कमर्शियल बैंक है, जो फॉरेनेशन बैंक है, और वहाँ से भी आप इजीली लोन है उसको रेज कर सकते हो। द टाइप्स ऑफ द लोन्स एंड द सर्विसेज प्रोवाइड द बैंक्स वेरी फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री, आपको जो सर्विसेज है वो अलग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है आपके कमर्शियल बैंक ऑफ फॉरेनेशन के, आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड और HSBC, ये हमारे कुछ बैंक है। उसके बाद हमारी कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज और डेवलपमेंट बैंक्स है। दीज बॉडीज प्रोवाइड द लॉन्ग एंड द मीडियम टर्म लोन्स एंड ग्रांट्स टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिकली बैकग्राउंड एरियाज इन द वर्ल्ड। तो ये बेसिकली जो आपकी कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज है, कुछ इंटरनेशनल लेवल पर हमारे कुछ डेवलपमेंट बैंक है, तो ये हमें लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड्स कराते हैं, और स्पेशली वर्ल्ड के उन एरियाज में जो हमारे इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज है वहाँ पे ये हमें लोन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर these bodies were set up by the government of developed countries of the world at a national or regional and international level for the funding the various project। को फंड करने के लिए ये बॉडीज आपकी सेटअप की गई है जो डेवलप कंट्रीज है उनके द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जांपल गिवन है, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एक्जिम बैंक आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये सारे की सारी हमारी इंटरनेशनल एजेंसी है। अब हम बात करेंगे ग्लोबल GDR, ADR, IDR की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम GDR की, जिसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, GDR। तो GDR हमारा क्या है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और कैन बी ट्रेडेड फ्रीली लाइक एनी अदर सिक्योरिटी। तो अदर सिक्योरिटी की तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, पहले यहाँ पे देखिए फिर आपको बताऊंगी। GDR हमारा क्या है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं फ्रीली लाइक एनी, जो अदर सिक्योरिटीज है उसकी तरह हम इसका फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करती हूँ इन इंडियन कॉन्टेस्ट GDR एन इंस्ट्रूमेंट इशूड अब्रोड बाय एन इंडियन कंपनी। जब एक इंडियन कंपनी है उसको वो क्या करती है, जब वो GDR एक आपका ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको एक इंडियन कंपनी है वो अब्रोड में इशू करेगी, किसके लिए, फंड को रेज करने के लिए फॉरेन करेंसी के रूप में। और ये जो हमारे है GDR है ये लिस्टेड है और ट्रेड किए जाते हैं ऑन जो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज है
जो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर इनकी ट्रेडिंग होगी जीडीआर की। जो होल्डर होगा जीडीआर का डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट, उसको किसी भी तरह का कोई भी वोटिंग राइट यहाँ पे नहीं मिलता। ओनली उसको जो डिविडेंड है और कैपिटल एप्रिसिएशन है वही उसको मिलेगा। होल्डर होगा जीडीआर का कैन एट एनी टाइम कन्वर्ट इनटू द नंबर ऑफ द शेयर्स इट रिप्रेजेंट। तो भाई जो होल्डर होगा वो किसी भी टाइम इसको क्या करा सकता है, कन्वर्ट करा सकता है इसको अपने शेयर्स के अंदर। और जो इंडियन कंपनीज की बात करती हूँ तो जिन्होंने जीडीआर के थ्रू जो फंड्स रेज कर रखा है, तो यहाँ पे मैनी इंडियन कंपनीज जैसे इन्फोसिस है, रिलायंस है, विप्रो, आईसीआई है, हैव रेज्ड मनी थ्रू द इशू ऑफ द जीडीआर। तो जीडीआर की वर्किंग बेसिकली कैसे रहेगी आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए एक इंडियन कंपनी है, उसको फॉरेन से जो पैसा रेज करना है तो वो क्या करेगी, उसने क्या किया, जो वो इशू करेगी, ठीक है, वो शेयर इशू करेगी लोकल करेंसी भी, हमारा जो रुपीज है हमारा तो रुपीज में क्या किया उसने, शेयर को इशू किया। तो यहाँ पे जो रुपीज में शेयर को इशू किया गया तो एक डिपॉजिटरी बैंक होगा, तो वो क्या करता है, एक डिपॉजिटरी बैंक वो इशू करता है डिपॉजिटरी रिसिप्ट अगेंस्ट दी शेयर। जो ये शेयर इन्होंने इशू किए हैं उसके अगेंस्ट में वे क्या करेगा, एक डिपॉजिटरी रिसीट है, ठीक है, उसको इशू करेगा। और कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि भाई जो यहाँ पे जो रुपीज में था उसको हम कन्वर्ट कर देंगे डॉलर के अंदर, ठीक है। तो फिर ये जो डिपॉजिटरी रिसीट है ये डिनोमिनेटेड होगी इन द यूएस डॉलर, और इस तरह से फिर ये फाइनली हमारे क्या हो जाएगा, जीडीआर। और इसके थ्रू जो इंडियन कंपनी है वो क्या कर लेगी, अपना जो पैसा उसको रेज कर लेगी फॉरेन है, ठीक है, दूसरे देश, एक तरह से बात करेंगे यहाँ पे जो इंटरनेशनल लेवल पर, तो वहाँ पे इजिली कि फिर वहाँ के जो फॉरेन के जो पर्सन है वे इजिली फिर इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, जो शेयर्स है परचेज, क्योंकि वे डायरेक्ट आके ऐसे तो भी रुपीज में तो वे शेयर नहीं परचेज कर सकते ना। अगर एक इंटरनेशनल लेवल पे जाके कंपनी शेयर इशू करेगी तो वहाँ पे वे रुपीज में नहीं, वे तो डॉलर में करेंगे। तो इसलिए उसको जो डॉलर में उन्होंने किया, तो बेसिकली ये एक इंस्ट्रूमेंट ही हमारा हो गया है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि ट्रेड जिसमें हम करते हैं अदर सिक्योरिटी की तरह, ठीक है। तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट हमारी क्या है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड हमारी चलती है। तो जो हमारा है एडीआर है, जो जैसे ये हमारा है, जो अभी पीछे बात की थी एडीआर की, तो देखिए जो एडीआर है, तो एडीआर क्या है भाई, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स है। तो भाई ये रिसीट्स हमारे इशूड की जाएगी बाय द कंपनी इन द यूएसए, सिर्फ अमेरिका की कंपनी में ही आपका ये चलेगा एडीआर। अगर आप अमेरिका की कंपनी में या अमेरिका के थ्रू अगर फंड्स रेज करना चाहते हैं तो तब हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एडीआर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो जो एडीआर है हम इनको खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, सिर्फ जो अमेरिकन मार्केट है वहीं पर हम इसको क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से वैसे तो है ये हमारी जीडीआर की तरह, जो हमने जीडीआर की बात की थी, लेकिन इसमें हम क्या बोलेंगे कि भाई देखिए इट इज सिमिलर टू अ जीडीआर एक्सेप्ट दैट इट कैन बी इशूड ओनली टू द अमेरिकन सिटीजन। तो एडीआर हम सिर्फ अमेरिकन सिटीजन है उनको इशू कर सकते हैं, और जो अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है वहीं पर हमारे एडीआर क्या होंगे, लिस्टेड होंगे। इसी तरह से अगर मैं बात करती हूँ आईडीआर की, तो आईडीआर का मतलब क्या है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो एन इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स हमारे क्या, वही एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिनोमिनेट करता है किसको, इंडियन रुपीज को इन द फॉर्म ऑफ द डिपॉजिटरी रिसीट्स। इट इज क्रिएटेड बाय द इंडियन डिपॉजिटरी टू इनेबल अ फॉरेन कंपनी। अगर एक फॉरेन कंपनी जो फंड्स है उसको रेज करना चाहती है किसके थ्रू, फ्रॉम द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट के थ्रू, अगर एक फॉरेन कंपनी फंड्स को रेज करना चाहती है तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, आईडीआर की, ठीक है। और जीडीआर हमारे क्या ग्लोबल लेवल पे ये सब जगह चलेगा। और अगर हम स्पेशल भी अमेरिका में जा रहे हैं तो वहाँ के लिए हमें अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट चाहिए। स्पेशल हमें अगर इंडिया की बात करते हैं तो इस तरह से जो कंट्री उन्होंने अपना अलग से भी बना रखा है इंडियन, और ये हमारा ग्लोबल है, ये सब जगह हमारा चलेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। तो भाई इंटरनेशनल कुछ सोर्सेज थे जहाँ से हम जो फंड से रेज कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारे ही बता दिए, जो मेन थे भी मैंने सारे बता दिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि भाई आप अपनी जो एनसीईआरटी है उसमें से भी ज़रूर करके जाना। ये मत सोचना कि भाई सिर्फ वीडियो देखिए, वीडियो में काफ़ी सारा कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा जो आपकी बुक है उसको भी ज़रूर, उसकी भी रीडिंग आपको ज़रूर लेनी है, ठीक है। अब इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक है, फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ द सोर्स ऑफ द फंड्स। तो भाई कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करेंगे चॉइस ऑफ द सोर्स ऑफ द फंड्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पे देखिए
तो देखिए हमारे कौन कौन से फैक्टर रहेंगे, मैं ऐसे ही बता देती हूँ, आप ऐसे ही सुन लीजिए इसको, ठीक है। तो कॉस्ट पे डिपेंड करेगा कि भी जो हमारी कॉस्ट है वो हम उसके अकॉर्डिंग तो जो हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस है उसको चूज करेंगे ना, ठीक है, कि जब हमें जो प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स है उसकी कॉस्ट क्या रहेगी तो उसको ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से भी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑपरेशन, हम किस तरह का बिजनेस करने जा रहे हैं, तो ये काफ़ी सारी बातें जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी के साथ ही भी जो हमारा रिस्क है वो रिस्क किस में ज़्यादा इन्वॉल्व है, कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस में हमारा रिस्क इन्वॉल्व रहेगा उसको देखेंगे हम। इसी के साथ ही हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी चेक करेंगे, टैक्स बेनिफिट हमें कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्टेटस है, किसको कहाँ से जो पैसा वो रेज करने में फ़ायदा रहेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, डिपेंड करेगा कि भी हमें शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस चाहिए। तो इस तरह से हमारे ये काफ़ी सारे फैक्टर्स होंगे जो अफेक्ट करेंगे जब भी हम क्या करेंगे, जो मनी है जो फंड्स है उसको रेज करेंगे। तो ये था आपका सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, ये भी आपका कंप्लीट हुआ। और अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो स्मॉल बिजनेस है और भी जो छोटे मोटे टॉपिक है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को कराऊंगी। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, कमेंट जरूर करना, जैसा भी अच्छा बुरा जैसे भी आपको लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई भी डाउट हो उसके लिए आप कमेंट कीजिए। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।